हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईशानी फाइनेंस। ये हाउ टू क्रैक IC38 का पार्ट 8 है। अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें। सो लेट्स स्टार्ट। Q1 जीवन बीमा और साधारण बीमा के संदर्भ में एक आकस्मिक घटना की संभाव्यता की तुलना कीजिए। एक जीवन बीमा और साधारण बीमा दोनों के संदर्भ में घटना होने की संभाव्यता एक स्थिर रहती है। बी घटना होने की संभाव्यता साधारण बीमा के मामले में बढ़ती रहती है और जीवन बीमा के मामले में घटती रहती है। सी घटना होने की संभाव्यता जीवन बीमा के मामले में बढ़ती रहती है और साधारण बीमा के मामले में घटती रहती है। डी घटना होने की संभाव्यता जीवन बीमा के मामले में बढ़ती रहती है और साधारण बीमा के मामले में स्थिर रहती है। सही जवाब है डी घटना होने की संभाव्यता जीवन बीमा के मामले में बढ़ती रहती है और साधारण बीमा के मामले में स्थिर रहती है। Q2 निम्नलिखित में से कौन एक परिसंपत्ति नहीं हो सकता है? ए हवा, बी कार, सी मकान, डी साख। सही जवाब है हवा। Q3 बीमा कंपनियों के लिए पूंजीगत पर्याप्तता नियम रखने के प्रयोजनों को समझाए। एक शुद्ध ब्याज आय को बढ़ाना, बी लाभप्रदता को बढ़ाना, सी वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संचिति बनाए रखना, डी गरीबों के बीमा के लिए आर्थिक सहायता देना। सही जवाब है सी वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संचिति बनाए रखना। Q4 उस विकल्प की पहचान कीजिए जो किसी धोखाधड़ी के इरादे से दिए जाने वाले असत्य कथनों से संबंधित है। एक प्रतिनिधित्व, बी असत्य कथन, सी जबरदस्ती, डी धोखाधड़ी। सही जवाब है बी असत्य कथन। Q5 नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? एक पॉलिसी दस्तावेज पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए लेकिन भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अनुसार स्टाम्प लगे होने की जरूरत नहीं है। बी पॉलिसी दस्तावेज पर एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए और इस पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम की स्टाम्प लगे होने चाहिए। सी पॉलिसी दस्तावेज पर एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की जरूरत नहीं है लेकिन इस पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अनुसार स्टाम्प लगे होने चाहिए। डी पॉलिसी दस्तावेज पर न तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की जरूरत है और न ही अनिवार्य रूप से इस पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अनुसार स्टाम्प लगे होने चाहिए। सही जवाब है बी पॉलिसी दस्तावेज पर एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए और इस पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम की स्टाम्प लगे होने चाहिए। Q6 निम्नलिखित में से डैश के सिवाय सभी नकद मूल्य बीमा अनुबंधों के लाभ होते हैं। ए कम प्रतिफल, बी सावधान और सुरक्षित निवेश, सी मुद्रास्फीति के गंजकारक प्रभाव के अधीन प्रतिफल, डी शुरुआती वर्षों में कम संचय। सही जवाब है बी सावधान और सुरक्षित निवेश। Q7 जीवन बीमा की विषय वस्तु में बीमा धारक के हित को रेखांकित करें। सबसे उचित विकल्प चुनिए। ए सट्टा हित, बी दांव का हित, सी बीमा योग्य हित, डी क्षतिपूर्ति का हित। सही जवाब है सी बीमा योग्य हित। Q8 निम्नलिखित में से जोखिम का कम महत्वपूर्ण सेकेंडरी बोझ कौन सा है? ए कारोबार व्यवधान लागत, बी माल नष्ट हो जाने की लागत, सी भविष्य में संभावित हानियों को पूरा करने हेतु आरक्षित निधि रिजर्व्स को अलग बचा कर रखना, डी हृदयाघात के कारण अस्पताल में भर्ती होने के परिणामस्वरूप आने वाली चिकित्सीय लागत। सही जवाब है सी भविष्य में संभावित हानियों को पूरा करने हेतु आरक्षित निधि रिजर्व्स को अलग बचा कर रखना। Q9 डैश जीवन बीमा व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में पॉलिसी धारक के बंधक का भुगतान करता है। एक मियादी, बी बंधक, सी आजीवन, डी एंडोमेंट। सही जवाब है बी बंधक। Q10 अगर कोई पॉलिसी धारक किसी शिकायत के विरुद्ध बीमा कंपनी से रुपए 20 लाख तक का मुआवजा प्राप्त करना चाहते हैं तो वह कहां शिकायत दर्ज कर सकते हैं? सबसे उचित विकल्प चुनिए। ए जिला मंच, बी राज्य आयोग, सी राष्ट्रीय आयोग, डी भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI। सही जवाब है जिला मंच।
Q11 कर नियोजन के उद्देश्य का वर्णन कीजिए। सर्वाधिक उचित विकल्प चुनिए। ए कर अपवंचन। बी अपने निवेशों को इस तरह से नियोजित करना कि अधिकतम लाभ लागू हो जाएं। सी करों के लिए प्रावधान करना। डी समय पर कर का भुगतान करना। सही जवाब है बी अपने निवेशों को इस तरह से नियोजित करना कि अधिकतम लाभ लागू हो जाएं। Q12 मानव जीवन मूल्य HLV की गणना करते समय जिन दो घटकों पर विचार किया जाना चाहिए उन्हें पहचानिए। एक कमाने वाले व्यक्ति की शुद्ध आय और परिवार के सदस्यों की संख्या। बी कमाने वाले व्यक्ति की शुद्ध आय और वार्षिक ब्याज दर। सी कमाने वाले व्यक्ति की शुद्ध आय और उनके काम का प्रकार। डी कमाने वाले व्यक्ति की शुद्ध आय और खरीदा गया बीमा। सही जवाब है बी कमाने वाले व्यक्ति की शुद्ध आय और वार्षिक ब्याज दर। Q13 निम्नलिखित में से किसका उपयोग सामान्यतः बीमा का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है? ए गरीबों को अनुदान देना। बी जनता के नुकसानों का दांव लगाना। सी दूसरों के नुकसानों से मुनाफा कमाना। डी कुछ लोगों के नुकसानों को कई लोगों द्वारा बांटा जाना। सही जवाब है डी कुछ लोगों के नुकसानों को कई लोगों द्वारा बांटा जाना। Q14 IGMS का सही विस्तारित रूप चुनिए। ए इंडो जर्मन मैनेजमेंट स्कूल। बी एकीकृत सरकारी प्रबंधन प्रणाली। सी भारतीय जीनोम मैपिंग योजना। डी एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली। सही जवाब है डी एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली। Q15 एंडोमेंट बीमा योजना के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? ए इसमें केवल एक मृत्यु लाभ का घटक होता है। बी इसमें केवल एक उत्तरजीविता लाभ का घटक होता है। सी इसमें मृत्यु लाभ और उत्तरजीविता लाभ दोनों घटक होता है। डी यह एक मियादी योजना के समान है। सही जवाब है सी इसमें मृत्यु लाभ और उत्तरजीविता लाभ दोनों घटक होता है। Q16 एक बीमा लोकपाल से संपर्क करने की समय सीमा क्या है? एक बीमा कंपनी द्वारा शिकायत की अस्वीकृति के 2 वर्ष के भीतर। बी बीमा कंपनी द्वारा शिकायत की अस्वीकृति के 3 वर्ष के भीतर। सी बीमा कंपनी द्वारा शिकायत की अस्वीकृति के 1 वर्ष के भीतर। डी बीमा कंपनी द्वारा शिकायत की अस्वीकृति के 1 माह के भीतर। सही जवाब है सी बीमा कंपनी द्वारा शिकायत की अस्वीकृति के 1 वर्ष के भीतर। Q17 भविष्य के लिए एक वांछित राशि का वर्तमान मूल्य निर्धारित करने के लिए कोई व्यक्ति प्रयोग करेंगे ऐसे अभिकलन का उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। एक सरल ब्याज। बी एकल राशि का वर्तमान मूल्य। सी एकल राशि का भविष्य मूल्य। डी जमा राशियों की एक श्रृंखला का भविष्य मूल्य। सही जवाब है बी एकल राशि का वर्तमान मूल्य। Q18 महेश ने उधार की पूंजी से एक व्यवसाय चलाया। उसके आकस्मिक निधन के बाद सभी लेनदार महेश की संपत्ति को हथियाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इनमें से कौन सी संपत्ति लेनदारों की पहुंच से परे है? एक महेश के नाम की संपत्ति। बी महेश के बैंक खाते। सी MWP अधिनियम की धारा के तहत खरीदी गई मियादी जीवन बीमा पॉलिसी। डी महेश के स्वामित्व वाले म्यूचुअल फंड। सही जवाब है सी MWP अधिनियम की धारा के तहत खरीदी गई मियादी जीवन बीमा पॉलिसी। Q19 श्री सुरेश ने एक जीवन बीमा पॉलिसी खरीदी है ताकि उनकी असामयिक मृत्यु की स्थिति में उनके परिवार के सदस्यों को किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर न रहना पड़े। यहाँ अपनाई गई जोखिम प्रबंधन तकनीक की पहचान कीजिए। ए जोखिम विमुक्तता। बी जोखिम प्रतिधारण। सी जोखिम अंतरण। डी जोखिम न्यूनन तथा जोखिम नियंत्रण। सही जवाब है सी जोखिम अंतरण। Q20 उस विशेषता की पहचान कीजिए जिसे एक चिकित्सा परीक्षक की रिपोर्ट में देखा जाएगा। एक प्रस्तावक का भावनात्मक व्यवहार। बी ऊंचाई, वजन और रक्तचाप। सी सामाजिक स्थिति। डी सच्चाई। सही जवाब है बी ऊंचाई, वजन और रक्तचाप। Q21 यूनिट सहबद्ध बीमा योजना निट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान ULIP यूलिप ULIP शब्द को विस्तारित करें। ए यूनिट रहित बीमा पॉलिसी। बी यूनिट लिंक निवेश पॉलिसी। सी यूनिट लिंक बीमा पॉलिसी। डी यूनियन लिंक बीमा पॉलिसी। सही जवाब है सी यूनिट लिंक बीमा पॉलिसी। Q22 वर्तमान आय प्रवाह और व्यय प्रवाह का विश्लेषण करना डैश की संज्ञा से जाना जाता है। एक निवल मूल्य विश्लेषण।
बी बजटीकरण, सी व्यक्तिगत वित्तीय नियोजन, डी संवेदनशीलता विश्लेषण। सही जवाब है बी बजटीकरण। Q23 नीचे कुछ ऐसी घटनाएं दी गई हैं जो उत्तरजीविता दावों को जन्म देंगी। पहचान करें, नीचे दिया गया कौन सा कथन असत्य है। एक मियादी बीमा पॉलिसी की परिपक्वता पर दावों का भुगतान। बी मनी बैंक पॉलिसी के तहत किसी मुकाम पर पहुंचने पर देय एक किश्त। सी राइडर लाभ के रूप में पॉलिसी के तहत कवर की गई गंभीर बीमारियों के लिए दावे का भुगतान। डी पॉलिसी धारक द्वारा एंडाउमेंट पॉलिसी के समर्पण पर किए जाने वाले समर्पण मूल्य का भुगतान। सही जवाब है मियादी बीमा पॉलिसी की परिपक्वता पर दावों का भुगतान। Q24 लोक शिकायत निवारण नियम 1998 ने डैश की प्रणाली बनाई। एक बीमा अभिकर्ता, बी बीमा सर्वेक्षक, सी बीमा लोकपाल, डी उपभोक्ता मंच। सही जवाब है सी बीमा लोकपाल। Q25 निम्नलिखित में से डैश के सिवाय सभी नकद मूल्य बीमा अनुबंधों के लाभ होते हैं। एक बचत अनुशासन को बढ़ावा देते हैं, बी सावधान और सुरक्षित निवेश, सी आयकर लाभ, डी कम प्रतिफल। सही जवाब है डी कम प्रतिफल। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।